हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पुजारी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है उस बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इस फाइल में कितने टॉपिक अटेम्प्ट करने हैं, इस फाइल के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं और इस फाइल को बनाने के बाद जो वाइवा होता है उसमें कितने मार्क्स मिलते हैं। और ये प्रैक्टिकल वाइवा इंटरनल एग्जामिनर के द्वारा लिया जाता है या फिर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो हम इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। इस बुक में आपको टोटल 15 टॉपिक्स कवर करने हैं और आपको सेकेंड सेमेस्टर में इस फाइल को सबमिट करवाना होता है अपने टीचर्स को। और इस फाइल की खास बात क्या है, जो भी आपको इस फाइल में डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं या फिर कोई फॉर्म वगैरह अटैच करने हैं वो उनकी जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, या फिर आप हैंड रिटन ड्रॉ नहीं कर सकते अपनी फाइल के साथ। जैसे कि आप डेबिट नोट बना रहे हो, क्रेडिट नोट बना रहे हो, तो आपको जीरोक्स कॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी, ना कि आप इनका फॉर्मेट ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें क्या है, जो आप फाइल बना रहे हो इसके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जो वाइवा होगा उसके 30 मार्क्स मिलेंगे। इट मीन्स आपको टोटल 50 मार्क्स यहाँ से गेट करने हैं। और आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, आपकी जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है आपके कॉलेज की, वो आते हैं वाइवा लेने। और आपके क्या आते हैं, इंटरनल एग्जामिनर भी, आपके जो टीचर रहते हैं वो भी आपके साथ रहते हैं। तो 3 टीचर्स की एक टीम होती है जो आपका ये वाइवा कंडक्ट करवाते हैं। तो देखते हैं हम जो 15 टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, वन बाय वन हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है लिस्ट आउट वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपने अपनी +2 की अकाउंट की बुक में भी पढ़ा होगा, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। देखते हैं, हम ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है हम इन सबको। तो जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक के कुछ रूल्स होते हैं, आपको उनको फॉलो करना होता है। ऐसे ही अकाउंटिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। जब आप अकाउंट बना रहे हो, कोई ट्रांजेक्शन्स बना रहे हो, उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, असम्पशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो दस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, मतलब कि हम प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। देयर आर 13 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड 4 कन्वेंशंस, एंटिटी कॉन्सेप्ट, पोस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो वन बाय वन आपको अपनी फाइल में इन सभी को एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। Second topic is preparation of invoice, receipt, voucher, debit note, credit note। आपको क्या करना है इस टॉपिक में, पहले इन सभी टर्म्स के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इनको, थोड़ा बहुत 1 पेज तक का लिखना है। उसके बाद इनके फॉर्मेट की आपको प्रिंट आउट निकलवा कर अपनी फाइल में अटैच करने हैं। चलिए इन टर्म्स के बारे में हम वन बाय वन कुछ बात करते हैं। सबसे पहले है बाउचर। देखिए बाउचर क्या होता है, आपके बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई, आपने उसे अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया, तो उस एंट्री को जो सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, वही क्या है, हमारे बाउचर है। जैसे आपने कोई एंट्री की कि आपने गुड्स परचेज की है, तो उस एंट्री को जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई इनवॉइस हो सकता है, बिल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन बिल हो गया, तो ये सभी क्या है, बाउचर हैं। ये वाउचर का एक फॉर्मेट है, जैसे कि इसमें नंबर है, वाउचर का नंबर कौन सा है, डेट है, किसको पे करने हैं, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल है। किसने प्रिपेयर किया है, उसके सिग्नेचर, डेट, अप्रूव्ड किसने किया है, रिकॉर्ड किसने किया है, ये सभी पर्टिकुलर्स इसमें फिल होंगी। तो ये एग्जाम्पल है वाउचर का। नेक्स्ट क्या है, रिसीट। और रिसीट क्या होती है, आपने कहीं से कुछ शॉपिंग की और बदले में आपने कैश पे कर दिया, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है इसका प्रूफ है, वही क्या है, हमारा रिसीट है। तो अ रिसीट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट दैट समथिंग ऑफ वैल्यू हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर।
जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो आपको इस तरह से एक स्लिप मिलती है, तो ये हमारी क्या है, रिसीट है कि आपने कैश में शॉपिंग की है। नेक्स्ट है इनवॉइस। इनवॉइस क्या है, कोई भी सेलर है अगर वो अपनी गुड्स प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, जब कोई प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा है, तो बायर के नाम पर एक नोटिस बनाता है इनवॉइस। तो वो क्या, एक रिमाइंडर है, उसको बताता है कि आपने मेरे से इतनी की गुड्स परचेज की हैं, या इतनी की आपने मुझसे सर्विसेज ली है, तो आपने इतना अमाउंट मुझे अभी पे करना है। ये इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट सेल के केस में बनाई जाती है। तो यही डिफरेंस है इनवॉइस में और रिसीट में। तो ये इनवॉइस का सैंपल है जिसमें अल्फा कंप्यूटर है, इन्होंने इनवॉइस बनाया है। वन वे रोड, मणिपुरा कॉलोनी, न्यू गोल्ड शोरूम, राजस्थान की ये कंपनी है, फॉर्म है। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है। और ये बिल किसके नाम पर बनाया गया है, A1 कंप्यूटर, ये भी राजस्थान की फॉर्म है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया हुआ है। तो पर्टिकुलर में लिखा हुआ है उन्होंने क्या सेल किया है, HP ब्लूटूथ स्पीकर 400 सेल किया है। यूनिट प्राइस बताया गया है, सेंट्रल GST, स्टेट GST और टोटल अमाउंट बताया गया है। तो ये क्या हो गया, इनवॉइस हो गया। ये क्या है, अल्फा कंप्यूटर वाले A1 कंप्यूटर को एक रिमाइंडर है उनके लिए कि आपने मुझसे HP ब्लूटूथ स्पीकर 400 परचेज किया है, तो आपने मेरे को अभी 7478 क्या करनी है, पे करनी है। तो इनवॉइस नंबर जो आपने फॉर्मेट देख रहे हो, इसकी राइट हैंड साइड ऊपर डेबिट नोट भी लिखा हुआ है। तो इनवॉइस डेबिट नोट कैसे हो सकता है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। डेबिट नोट को हम डेबिट मेमो के नाम से भी जानते हैं। तो डेबिट नोट क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर किसको इशू करता है, बायर को इशू करता है। ये क्या, एक रिमाइंडर होता है परचेजर के लिए, जो उसके ऑब्लिगेशन है परचेजर ने जो सेलर को पे करना है। देखिए इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो जनवरी में बायर ने कुछ परचेज किया है सेलर से, क्रेडिट में परचेज किया है, तो फरवरी में क्या कर रहा है, सेलर एक डेबिट नोट इश्यू कर रहा है परचेजर के नाम पर, उसको रिमाइंडर दिलवा रहा है कि एक महीना पहले आपने मुझसे इतने अमाउंट की शॉपिंग की थी, तो आपको इतना अमाउंट मुझे पे करना है। तो डेबिट नोट क्या है, एक तरह से बायर के लिए रिमाइंडर है। और कई बार डेबिट नोट परचेजर के द्वारा भी बनाया जाता है। वो कब बनाया जाता है, जब परचेजर ने बायर, हम या फिर बायर कह सकते हैं, बायर ने कुछ माल परचेज किया था लेकिन उसमें से कुछ रिटर्न किया है, उस केस में बायर क्या करता है, सेलर के नाम पर डेबिट नोट इशू करता है। तो ये डेबिट नोट का एक फॉर्मेट है। देखो इसमें डेबिट नोट डेट लिखी हुई है, 5 सितंबर को डेबिट नोट बनाया जा रहा है। ड्यू डेट 5 सितंबर की। रेफरेंस इनवॉइस, इनवॉइस नंबर लिख रखा है PC106। रेफरेंस इनवॉइस कितना, 3 अगस्त 2017। इसका मतलब क्या है कि शॉपिंग कब की गई थी, पर सेल परचेज ट्रांजेक्शन कब हुई थी, 3rd of अगस्त 2017 को हुई थी। और उस इनवॉइस बिल का नंबर क्या था, PC106। अब उसके अगेंस्ट ही कोई क्या किया जा रहा है, डेबिट नोट इशू किया जा रहा है। कब इशू किया जा रहा है, 5 सितंबर 2017 को। और कितना अमाउंट है इसका, 103। कई बार ये भी होता है कि सेलर ने बायर को गुड्स सेल की थी 1000 की, लेकिन गलती से उसने क्या किया, 800 लिख दिया था इनवॉइस में। तो डिफरेंस कितना रह गया, 200। तो 200 की ना 200 अमाउंट का सेलर क्या करेगा, बायर के नाम डेबिट नोट इशू करेगा कि जो अमाउंट गलती से रिड्यूस हो गया था उसके बारे में उसको रिमाइंडर दिलवाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा डेबिट नोट। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट नोट। हम इसे क्रेडिट मेमो भी कह सकते हैं। ये कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट है, ये भी कौन इशू करता है, सेलर इशू करता है बायर को। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, किसके लिए बनाया जाता है, सेल रिटर्न जर्नल के लिए। इन अदर वर्ड्स द क्रेडिट नोट इज एविडेंस फॉर द रिडक्शन इन सेल्स। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ये है सेलर और यहाँ पर है बायर। हम मान लेते हैं 1 जनवरी को सेलर और बायर के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई। बायर ने क्या किया है, सेलर से एक कुर्ता खरीदा है, और वो बायर ने कुर्ता खरीदा और सेलर ने इसको क्या दे दिया, 1000 रुपीज दे दी। 1000 रुपीज का कुर्ता खरीद लिया। तो बायर क्या करता है, कुर्ता लेकर अपना घर चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसको देखता है कि वो साइज छोटा है, उसको साइज फिट नहीं बैठ रहा।
तो बायर क्या करता है, सेलर के पास वापस आता है उस कुर्ते को रिटर्न करने के लिए। लेकिन सेलर कहता है कि मेरे पास रिटर्न पॉलिसी नहीं है और ना ही मेरे पास अब स्टॉक है, लेकिन एक हफ्ते के बाद मैं आपको रिस्टॉक करवा दूंगा, जो साइज की आप डिमांड कर रहे हो मैं आपको वो साइज दे दूंगा। तो इस केस में सेलर क्या करता है, बायर के नाम पर एक क्रेडिट नोट इशू करता है 1000 अमाउंट से। तो उसमें वो क्या कहता है बायर को, आप कभी भी 1000 अमाउंट तक की कोई भी कुर्ती आप मुझसे परचेज कर सकते हो, कभी भी परचेज कर सकते हो। तो ये एक तरह से सेलर के लिए रिमाइंडर है, जब भी बायर उसकी शॉप पर आएगा या फिर सेलर के पास जब भी रिस्टॉक हो जाएगा तो बायर वो कुर्ता खरीद सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट का ये कुछ फॉर्मेट है, आप इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल से नहीं मिल रहा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका कलर प्रिंट आउट निकलवा कर भी अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम रसीद, वाउचर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ऑफ एनी फर्म फ्रॉम योर एरिया। आप अपनी एरिया के किसी भी शॉप से, किसी भी फर्म से रसीद ले लीजिए, वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ले लीजिए, उसके ट्रांजेक्शन्स बना दीजिए, जर्नल एंट्रीज बना दीजिए। या फिर आपने लास्ट क्वेश्चन में जो भी रसीद अटैच की है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अटैच किए, उनसे आप जर्नल एंट्रीज बना दीजिए, वहां से भी आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फोर्थ टॉपिक है रेज्यूमे ऑफ ए स्टूडेंट। तो देखिए आप अपना रेज्यूमे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप अपना क्या लिखेंगे, नेम, फिर अपना रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट किया है, बीकॉम आपने कर ली है, कौन सी ईयर में कंप्लीट किया है, किस कॉलेज से कंप्लीट की है और कितने आपके मार्क्स आए हैं, कि आपको सब अपने बातें रिज्यूम में आपको देनी पड़ेगी। फिर आप क्या लिखोगे, अपना एक्सपीरियंस लिखोगे। एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं उससे पहले जॉब की है तो नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, किसके अंडर आपने जॉब की है और उस जॉब में आपकी क्या पोजीशन थी, किस डेट को आपने एम्प्लॉयमेंट किया है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है। फिर अपना अपनी स्किल्स के बारे में बताओगे, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इन सब बातों के बारे में बताओगे। उसके बाद है अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, अगर आपको कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो या फिर अगर आप कोई आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, कोई स्पेशल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज किए हुए हैं, तो उन बातों को सब आप अपने अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में डाल दोगे। उस पर है हॉबीज एंड इंटरेस्ट, रीडिंग बुक्स होता है या कुछ भी आपकी हॉबीज है वो आप इसमें इन्वॉल्व इंक्लूड कर दोगे। तो ये आपका क्या हो गया, आप रेज्यूमे आप इस तरह से बनाओगे। और बातों को भी आप ऐड कर सकते हो। तो इस फाइल में आप क्या करोगे, अपने एक रेज्यूमे बनाओगे, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाओगे और सारी आपकी जो भी बायोडाटा है वो आप इसमें डाल दोगे। तो आप अपनी इस फाइल में अटैच कर दोगे। और एक बात, आपने ये जो रिज्यूमे बनाया है इसको आपने राइट नहीं करना है, टाइप करके, या फिर कुछ एप्स भी आते हैं जिसमें आपका रिज्यूमे बन जाता है, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर ही आपको अपनी फाइल में अटैच करना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है चार्ट शोइंग मीनिंग ऑफ कॉमर्स। देखिए चार्ट मैंने नेट से डाउनलोड किया है, और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं, आप कोई भी चार्ट्स को अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। इसके ड्रॉ नहीं करना है, आप इसको क्या करोगे, प्रिंट आउट निकलवा कर ही अटैच करोगे। तो कॉमर्स को हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड को हम आगे 2 सब पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंडर आता है होलसेल, रिटेल, एंड एक्सटर्नल ट्रेड में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। और एक्सिलरीज टू ट्रेड कौन सी होती है, ऐसी एक्टिविटीज जो कॉमर्स को सपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन। इस चार्ट को अटैच करने के बाद आप इन सभी टर्म्स के बारे में 1 बाय 1 ब्रीफली एक्सप्लेन भी करोगे। नेक्स्ट हमारा 6 टॉपिक है 2 केस स्टडीज रिलेटिंग टू कॉमर्शियल डिस्प्यूट collected from any lawyer और your book of business law। आपको कोई भी केस लेने हैं तो, और आपको ना अपनी इस फाइल में उनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। जैसे आपकी बिजनेस लॉ की बुक में भी ये केस है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो ये केस था हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पास हुआ था, और 1903 में ये केस आया था।
तो इस केस के अकॉर्डिंग एक निर्णय लिया गया था हाई कोर्ट में कि जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं माइनर के साथ वॉइड एब इनिशियो, मतलब कि वो बिगनिंग से ही क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। जब माइनर मेजर हो जाता है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, वो वैलिड नहीं हो सकता। तो मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में क्या हुआ था, धर्मोदास ने किसी से पैसे लिए थे और उस टाइम वो क्या था, जब जब उसने साहूकार से पैसे लिए वो माइनर था। उसके बाद साहूकार उसके अगेंस्ट केस करता है क्योंकि धर्मोदास उसके पैसे नहीं देता, लेकिन वो धर्मोदास आगे जाकर कोर्ट में अपनी बात रखते हैं कि वो जिस टाइम में कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो माइनर था। तो इस केस के बेस पर निर्णय लिया गया कि जो माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो शुरू से ही वॉइड होते हैं और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहते हैं, वो वैलिड नहीं हो सकते। तो एक केस तो ये हो गया। और सेकंड केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री में। तो ये केस 1913 में आया था। हमारा 7 टॉपिक है ड्राफ्ट नोटिस ऑफ कंपनी मीटिंग्स, एनुअल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। वन बाय वन हम इनका ड्राफ्ट देखते हैं। सबसे पहले है एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए ये नोटिस है एनुअल जनरल मीटिंग का, एबीएस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इशू किया गया है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, एड्रेस लाइन लिखा होगा, सिटी स्टेट पिन कोड दिया होगा। तो नोटिस में लिखा गया नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द 5th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन मंडे 15 अगस्त को, और ईयर मेंशन क्या होगा, 10 बजे मीटिंग रखी जाएगी, रजिस्टर्ड ऑफिस पर, एड्रेस दिया गया होगा, पिन कोड दिया गया होगा। और इस मीटिंग में जिन जिन मुद्दों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा वो भी लिखा जाएगा। जैसे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जारी की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, उनकी रिम्यूनरेशन फिक्स की जाएगी। इन सब बातों को क्या किया जाएगा, इन मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा। तो ये एनुअल जनरल मीटिंग का एक ड्राफ्ट हो गया। आप कोई भी गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा ड्राफ्ट, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी निकलवा लीजिएगा और अपनी फाइल के साथ आप अटैच कर दीजिएगा। और एक तो पहले आप इसका ड्राफ्ट अटैच करेंगे, फिर एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है इसके बारे में ब्रीफली एक पेज पर आप एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट है EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जब कोई स्पेशल पर्पस होता है तब बुलाई जाती है, जब कोई रेजोल्यूशन पास करना होता है कंपनी को तब क्या है इस मीटिंग को बुलाया जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है बोर्ड मीटिंग, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा मीटिंग होती है, जैसे कि नोटिस है इस कौन सी बोर्ड मीटिंग की जा रही है, मिस्टर अपना नेम लिखेंगे जो डायरेक्टर होंगे, कंपनी का नेम, एड्रेस दिया जाएगा, सिटी स्टेट पिन कोड। नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द सीरियल नंबर ऑफ मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग है, सेकंड मीटिंग है, थर्ड मीटिंग है, और मीटिंग किसकी हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो रही है, और इस वीक के इस डे को रखी जाएगी, इस डेट को, इस मंथ को, ईयर, टाइम और वेन्यू सब कुछ मेंशन होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उन्हें क्या किया था इस मीटिंग में इनवाइट किया जाता है इस नोटिस के थ्रू, और सब कुछ एजेंडा वगैरह मीटिंग इसमें मेंशन किया होता है। तो ये तो हो गया हमारा 7 टॉपिक। उसके बाद है स्पेसिमेन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। आपने किसी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट शेयर परचेज किए हैं तो बदले में कंपनी आपको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है। उसका स्पेसिमेन आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि ग्लोबस मेडिकल इनकॉर्पोरेशन है, हमने इस कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो इन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया है। कंपनी हमें सर्टिफाई कर रही है कि हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इतने अमाउंट के हमने कंपनी के शेयर होल्डर शेयर परचेज किए हुए हैं। फुल्ली पेड एंड नॉन असेसिबल शेयर ऑफ क्लास, कॉमन स्टॉक, पार वैल्यू शेयर, सब कुछ ये मेंशन होगा। दिस सर्टिफाइड दैट ऑनर का नेम लिखा हुआ होगा, अमाउंट लिखा होगा, डेट लिखी होगी और कंपनी की स्टैंप लगी होगी, और ऑथोराइज डायरेक्टर के द्वारा क्या किया होगा, इस सर्टिफिकेट को साइन भी किया हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा 9th टॉपिक है कलेक्ट फाइनल अकाउंट ऑफ एनी कंपनी एंड फाइनल इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड फाइंड गुडविल। वैसे तो ये 2 टॉपिक थे, एक टॉपिक में हमने गुडविल फाइंड आउट करनी थी और दूसरे में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, एक ही कंपनी के फाइनल अकाउंट ले लोगे किसी भी कंपनी के, उसी में से उनकी शेयर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दोगे और गुडविल भी।
तो हमें दो टॉपिक को एक टॉपिक में मर्ज कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सानी लिमिटेड है, मैंने इनकी बैलेंस शीट ली है जिसमें लायबिलिटीज शो की हुई है, एसेट्स शो की गई हैं। कंपनी के पास 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 रुपीज का एच है, फुली पेड है, और 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं, 10 रुपीज का एक है, जनरल रिजर्व है, डिवेंचर है 20,000 के, और एसेट्स कौन सी पड़ी है कंपनी के पास, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैड डेट, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एंड बैंक बैलेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कंपनी ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपीज, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है 10,000। तो हमने गुडविल फाइंड आउट करना है और क्या करना है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है। कुछ एडजस्टमेंट भी हमें दी गई है, जैसे कि फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें 10% दिया गया है। कंपनी के लास्ट 7 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज हमें 38,000 दिया गया है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी गई हैं। इन सारी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमने सनी लिमिटेड की क्या करना है, गुडविल फाइंड आउट करनी है और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले गुडविल फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले आप क्या करोगे, सभी एसेट्स को ऐड कर लोगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बुक डेट्स, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एंड बैंक बैलेंस, और लेस कर दोगे इसमें से लायबिलिटीज। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 2,40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, जो हमें एक फिक्स परसेंटेज दी होगी उसकी बेस पर हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2,40,000 का 10% 24,000, और एवरेज प्रॉफिट हमें कितने दिया गया था लास्ट 7 ईयर्स का, 38,000। इसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये लेस क्यों किया गया, क्योंकि एक एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट है, ये हम जो ये इनकम हुई है एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट से हुई है, कंपनी की किसी एक्टिविटी से इनकम नहीं हुई, इसलिए इसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 37,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 37,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 24,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 13,000। और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 13,000 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल कितनी आ गई, 52,000। तो हमने गुडविल फाइंड आउट कर ली। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है। पहले हम क्या करेंगे, सभी एसेट्स को ऐड कर देंगे, लायबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास नेट एसेट्स अवेलेबल कितनी आ गई इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, 2,92,000। तो उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स हमारे पास 200 है, तो हमने 2,92,000 को 200 से डिवाइड कर दे तो 146 की आ गई इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ शेयर। आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी फर्म का एग्जाम्पल की एनुअल रिपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद हमारा 10th टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो हमने इसमें 2 प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे फर्स्ट है हमारा, इसमें लिखा गया है फेडेक्स से एक डिलीवरी मैन है, उसने क्या करना है 6 पैकेज डिलीवर करने हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग जगह पर जाना है। जैसे कि वो ए पॉइंट पर लोकेटेड है, UWXVYZ, इन पॉइंट्स पर उसने क्या करना है, अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करना है। तो 6 डिफरेंट स्टेशन है उसके। तो वो क्या करना चाहता है, अपने फ्यूल को सेव करना चाहता है, अपने टाइम को सेव करना चाहता है। ऐसा कोई शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करेगा जिससे कि उसका टाइम भी कम लगे, एनर्जी भी कम लगे और फ्यूल भी कम लगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। So the delivery person will calculate different routes for going to all the 6 destinations and then come up with the shortest route. तो इस टेक्निक को ही हम क्या कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल लेकर इस सम को सॉल्व, इस टॉपिक को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें से देख सकते हैं हम ग्राफिकली मेथड से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।